अस्सलाम वालेकुम जी। बजट पे तीसरी वीडियो है। पहले दो वीडियोस बन चुकी हैं जिसमें डिफरेंट चीज़ों को डिस्कस किया जा चुका है। सेक्टर वाइज एनालिसिस चल रहा है। अभी जो हम बात करेंगे वो है कंस्ट्रक्शन सेक्टर। कंस्ट्रक्शन सेक्टर इस वक्त जो अपेरेंटली बजट में जो इंप्रेशन दिया गया है वो ये दिया जा रहा है कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर, और इस बजट में कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट सेक्टर के लिए शायद बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन है। ये बजट का इंप्रेशन है, यही ब्रोकर्स वगैरह की जो रिपोर्ट्स हैं उसमें ये इंप्रेशन आ रहा है। तो अभी इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट ने तकरीबन 71 अरब रुपए का अ, जो अपना घर है हाउसिंग स्कीम है तो वो मुख्तस किया है 5% मार्कर पे। ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। अगर इसको प्रॉपरली इसको एक साल में बाकायदा टाइमली यूटिलाइज करवाने के लिए एफर्ट की जाती हैं तो इससे यकीनन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज थोड़ी बेहतर है। इसके अलावा जो है एडवांस टैक्स रेट जो है 236C वो 5.5% से कम कर दिया गया है, 2.75% पे लेके। जो 236K है वो 2.5%, 1.5 से 2.5% था, वो अब 1.5% कर दिया गया है। तो ये ड्रॉप हुआ है। इससे थोड़ी सी कैश फ्लो थोड़ी सी बेहतरी आएगी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा ड्रॉप नहीं है। लेकिन स्टिल इसकी वजह से थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा। बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा। इसको लेके आपने बहुत पॉजिटिव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कोई फाइनल टैक्स नहीं था। ये दूसरी इनकम दूसरे प्रॉफिट्स के अगेंस्ट एडजस्ट भी हो जाता था। यही वाला टैक्स अगले 4-5 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड भी हो जाता था। मतलब मैंने एक घर लिया, मैंने इसके अंडर जो है पेमेंट की, जो मेरी अगले 3-4 साल जब तक मेरी दूसरी इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट होता रहेगा, मुझे नया टैक्स देने की जरूरत नहीं। तो ये एक मतलब सिंपल सा प्रोसेस है। मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये बहुत पॉजिटिव नहीं है लेकिन थोड़ा सा पॉजिटिव है। अब स्टील मेटल, स्टील री रोलर्स और कंपोजिट यूनिट्स जो है उनके लिए मैंने पहली वीडियो में थोड़ा सा इसको बेसिक बताई थी। इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ कि इनके लिए इलेक्ट्रिसिटी जो है कंजम्पशन बेसिस पे इनका जो सेल्स टैक्स है वो चार्ज किया जाएगा। इनके टैक्स की जो कलेक्शन है उसको लेके की जाएगी। और ये एक अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि एक होती है क्लैरिटी। हर कंपनी को पता होता है कि मैंने इस तरतीब से पे करना है, मेरे प्रॉफिट का ये रेट है, मेरे लॉस पे ये होगा कि मिनिमम टर्नओवर टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन जब आप कहेंगे जो आपका बिजली का बिल आएगा उस हिसाब से करेंगे, फिर आप कहेंगे जी बिजली के बिल के हिसाब से जी हमें लगता है असेस इस तरीके से होना चाहिए। अब कोई एक्टिविटी आपकी सेल ही ना हुई हो, समझ रहे हैं ना, आप एक चीज बना लें सेल ही ना करें, बिजली का बिल तो आ गया, सेल आपकी 4 महीने बाद हुई है, इन्होंने एक और रूल बनाया है कि अगर आपकी चीज कोई बन गई है, रेडी टू डिलीवर है, तो उसको सेल ही कंसिडर किया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब समझ लें कि ड्रॉबैक है। आप जब तक चीज सेल नहीं करते, बहुत सारी कंपनी जो कहती है अभी रॉ मटेरियल सस्ता बन रहा है, हाँ सस्ता मिला है, हम ज्यादा से ज्यादा चीज मैन्युफैक्चर करके रख लेते हैं। हमारी जो सिग्नेचर प्रोडक्ट्स है वही रिपीट होनी है तो हम बना के रख लेते हैं, सस्ती पड़ेगी, फ्यूचर में थोड़ा थोड़ा करके सेल कर देंगे। गवर्नमेंट कहती है नहीं, आपके बिजली के बिल के हिसाब से आपको चार्ज करेंगे। और दूसरा जो है आपकी वो सेल कंसिडर। तो ये एक बड़ा डिस्टर्बिंग चीज़ है। शायद इस पे कोई क्लैरिफिकेशन, कोई सर्कुलर, कोई एसआरओ आ जाए, कोई एक्सप्लेनेशन आ जाए जिसमें वो इसको थोड़ा बहुत रैशनलाइज करें। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, खास तौर पे स्टील इंडस्ट्री के लिए। सुपर टैक्स जो है वो थोड़ा सा कम किया गया है डिफरेंट स्लैब्स में। तो जो इसमें छोटी कंपनीज है जिनके प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है, जैसे पीको स्टील है, जैसे अभी आजकल अमरेली स्टील है, आगा स्टील तो खैर अभी लॉसेस में है। तो ये इनके लिए थोड़ा सा शायद क्वेश्चन निकल रहा है ज्यादा। जो बड़ी कंपनीज है उनके लिए 2% तक का जो है टैक्स की अमाउंट में कमी नजर आ रही है, चाहे वो स्टील सेक्टर है, चाहे सीमेंट सेक्टर है, चाहे कोई भी है। सिर्फ 3 सेक्टर जो मैंने कैटेगोरिकली बताए थे कि जो एक्सप्लोरेशन सेक्टर है, वो जैसे पीपीएल, ओजीडीसी, पहाड़ी पेट्रोलियम, इस सेक्टर में जो भी आते हैं। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर है, फर्टिलाइजर सेक्टर है, इन पे ये छूट नहीं है, बाकी तमाम पे है। तो कंस्ट्रक्शन को हम डिस्कस कर रहे हैं तो सीमेंट स्टील दोनों के लिए ये बेनिफिशियल है। तो इसके अलावा जो है कैपिटल वैल्यू टैक्स ऑन फॉरेन एसेट्स वो अबॉलिश कर दिया गया है। जो पाकिस्तानी रेजिडेंट बाहर के ममालिक में प्रॉपर्टी खरीद के रखते थे, एक सर्टन लिमिट थी उससे ऊपर, तो वो पहले 1% था गालिबन, उसको खत्म कर दिया है। ब्रोकर्स कह रहे हैं कि ये पॉजिटिव है। अब आप मुझे बताइए ये कहाँ से पॉजिटिव है? आप बाहर के मुल्क में कोई अगर प्रॉपर्टी खरीदी हुई है, आपने रखी हुई है, उसकी वैल्यू पे आपका जो 1% टैक्स पे करते थे, या तो हाइड करनी पड़ती थी, या बड़े तरीकों से बहुत कम लोग वहाँ इन्वेस्ट करते थे। अब आपने वैसे ही खत्म कर दिया तो वो डिक्लेयर कर देंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं है, बाहर पैसा भेजने का एक रास्ता बनाया गया है। हाँ, अब जो सबसे क्रूशियल चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है कंस्ट्रक्शन सेक्टर को एनालाइज करने का। एक था जो पहली वीडियो में मैंने डिस्कस किया कि जी जो फेडरल बजट है डेवलपमेंट का, वो तकरीबन 1,000 अरब मतलब 1 ट्रिलियन रुपीस रखा गया। पिछले साल तकरीबन 800 अरब रुपया था, तो 200 अरब का इजाफा है।
लेकिन उस साल भी मतलब एक्चुअल यूटिलाइज 800 अरब हुआ है, बजट उस वक्त भी 1000 अरब रुपए के रखा गया था। तो टेक्निकली कोई खास चेंज नहीं है, हो सकता है दोबारा यूज ना करें, आपको गारंटी तो नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि ये वफाकी था। अभी प्रोविंशियल और जो स्टेट ओन्ड एंटिटीज की कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं, उनको ऐड करके बताया जाता है कि पूरे पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज कितनी होगी। और आप परेशान हो जाएंगे, सरप्राइज होंगे कि सारे ब्रोकर्स ने ओके की रिपोर्ट दी हुई है कि सबसे बेहतरीन चलेगा कंस्ट्रक्शन सेक्टर। और शायद स्टॉक मार्केट पे चले भी, क्योंकि गवर्नमेंट इंप्रेशन जब देना चाहती है कि सबने वेलकम किया है तो तमाम कम्युनिटीज मिलके स्टॉक मार्केट को ऊपर ले जाएंगे। बट एक्चुअल एक रैशनल बेसिस पे भी एनालिसिस होना चाहिए। तो वो एनालिसिस ये कहता है कि जो प्रोविंसेस, स्टेट ओन्ड एंटिटीज और फेडरल बजट है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज का, पिछले साल 2026 का बजट था 4224 अरब रुपया, 4.2 ट्रिलियन रुपीज। और 2027 का जो बजट में टारगेट रखा गया है वो जानते हैं आप कितना? 3675 अरब रुपया। तो तकरीबन 550-600 अरब रुपया पिछले साल से कम कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज होगी। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अपना बहुत सारा बजट कट किया है इस वजह से। तो अब आपने बताना है कि नेट इम्पैक्ट अगर आप देखें 550-600 अरब रुपया कम हो जाए, दूसरी तरफ 71 अरब रुपया आप कहें कि जी अपना घर स्कीम है वो भी निकाल दें, तो 400-450 अरब रुपए की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्टिल कम होगी। और वो इस तरह मैं कह रहा हूँ 450-400 अरब रुपए की या शायद 300 अरब की, कि आप कहते हैं नहीं जी टैक्सेस जो है, अदर टैक्सेस कम हुए हैं, उसकी वजह से शायद एक्टिविटीज थोड़ी बेहतर हो रहा है। तो फिर भी मुझे लगता है कि 200-300 अरब रुपए पिछले साल जो क्लोज हो रहा है ये 2026, इससे कम रहे। तो बहरहाल अभी इंप्रेशन क्योंकि चल रहा है, और एक इंप्रेशन हो रहा है कि कुछ जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स कंटिन्यू किए हुए हैं, मोटरवे, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के कुछ डैम्स की वर्किंग चल रही है, कुछ अदर इंफ्रास्ट्रक्चर की वर्किंग चल रही है, उसको जल्दी कंप्लीट करने का टास्क दिया गया है। तो वो ज़्यादा जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सिंध से रिलेटेड है। तो उसमें अगर बेनिफिशरी स्पेसिफिकली देखें तो जो सिंध की जो सीमेंट सेक्टर है वहाँ का, उसमें फौजी सीमेंट भी हो सकता है, वहाँ पे ज़्यादा सप्लाई उसकी जाती है। पावर सीमेंट सबसे ज़्यादा जाती है, तो पावर सीमेंट और ये जाएगा। स्टील में अमरेली स्टील और ISL, INIL, इनकी ज़्यादा डिमांड हो सकती है, साथ में ASL, आयशा स्टील। तो ओवरऑल अगर वो एक्टिविटीज थोड़ी सी बाकी कंपनी से थोड़ा सा इसको एज मिल सकता है। और इस वजह से इसमें जो है कंस्ट्रक्शन सेक्टर का ओवरऑल मैंने आपको बता दिया। अच्छा एक चीज़ और है, वो सेक्टर वाइज स्पेसिफिक तो नहीं कह सकते लेकिन कह भी सकते हैं। इसमें यह है कि एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट्स ना पहले भी चलते हैं म्यूचुअल फंड्स के, रीट मैनेजमेंट के, अदर कोई कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है उसमें। लेकिन इस दफ़ा ये है कि उन्होंने कहा है कि हर साल इसको हम ना एनालाइज करेंगे और देखेंगे, और इसमें एग्जेम्प्ट होगी इनकम टैक्स और अदर जो छूट है इसमें कहीं मिलेगी आपको, फैसिलिटीज मिलेंगी अगर आप अपनी टोटल प्रॉफिट का 90% हिस्सा आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं जो शेयर होल्डर्स हैं उनमें, तो फिर आपके लिए स्कीम में टैक्स की छूट है। तो इस हिसाब से अगर देखें और फिर कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज थोड़ी बेहतर हो जाए, तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो GRR, आई इमेज रेट, ग्लोब रेजिडेंसी, इसके अलावा DCR, ये वाली जो TPLP, पेस, इनमें थोड़ा सा बन सकता है। लेकिन मेजर जो है ये जो रीट मैनेजमेंट है उनमें DCR और TPLP का भी है, IR इमेज रेट का भी है। तो इनको थोड़ा सा बेनिफिट हो सकता है और इनसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये अपने मेजर प्रॉफिट का कुछ पोर्शन जो है डिविडेंड की फॉर्म में, बल्कि मेजर पोर्शन 90% तक या उससे ज़्यादा डिविडेंड की फॉर्म में एलोकेट करें। तो इनमें डिविडेंड अच्छा मिलने के चांसेस हैं ताकि ये अपना अवेल कर सकें। और इनके मेजर पोर्शन वैसे भी डायरेक्ट ओनर्स या प्रोमोटर्स जो है कंपनीज के, डायरेक्टर, CEO, एसोसिएट कंपनीज, उन्हीं के पास है। तो उनको किसी ना किसी तरह से बेनिफिट है। लेट्स सी क्या है जी। ओवरऑल मेरे ख्याल में अभी जो इनिशियल मैंने इसको बहुत डिटेल में स्टडी किया है, ब्रोकर्स की रिपोर्ट्स को स्टडी किया है, बजट को स्टडी किया है, इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को स्टडी किया है, तो फिर जाके जो ये कलेक्टिवली हमारी सारी चीज़ें बनी है इसको सेटलमेंट किया सेक्टर वाइज। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट करके बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे आए। प्लस आप इसको हतमी ना समझें। ये जो बजट है कई बार ऐसे होता है कि इनिशियली बजट इस तरीके से आ जाता है, लेकिन बाद में जो इसको ना थोड़ा थोड़ा करके वो रैशनलाइज करते हैं, इसमें कुछ थोड़ी बहुत क्लैरिफिकेशंस आती हैं, SROs आते हैं, कुछ मजीद एक्सप्लेनेशन आती हैं, कुछ एडजस्टमेंट्स आती हैं कि नहीं जी वो जो बात थी उसमें ये कॉन्ट्राडिक्शन थी या ये लीगल पॉइंट था, तो थोड़ी थोड़ी चेंज करके उसको एडजस्ट किया जाता है। तो फाइनल बजट जब अप्रूव्ड होके आएगा उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस का क्वेश्चन रहता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस तरह की वीडियो इंशाल्लाह रेगुलरली आपको। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफ़िज़।